स्वागत है आपका अपने माइंडफुल टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो काफ़ी लोगों के मन में चल रहा है और काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा है इससे रिलेटेड, मेरे दोस्तों ने। 2025 में फुल स्टैक डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होगा? या 2025 में हमें फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसे सीखनी चाहिए? स्टेप बाय स्टेप हमें कौन से प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? एआई के आ जाने के बाद क्या हमें वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए भी या नहीं? बहुत सारे दोस्तों ने डिस्कस कर रहे थे कि क्या अब हमें अपना डोमेन स्विच कर लेना चाहिए एज ए वेब डेवलपर, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एआई एंड वेब डेवलपमेंट। सबसे पहले थोड़ा एआई के बारे में बात कर लेते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हर फील्ड में इम्पैक्ट डाल रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फिनांस हो या वेब डेवलपमेंट हो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत खत्म हो गई है या वेब डेवलपमेंट की डिमांड ही मार्केट में नहीं होगी। एक्चुअली एआई एक टूल्स है जिसको सबको सीखनी चाहिए, जिसको सबको आना चाहिए। एआई टूल्स अब वेब डेवलपमेंट का काम और आसान बना रहा है और इसे इफिशियंस बना रहा है। जब वर्डप्रेस आया था, अगर हमें याद हो, तब भी ये मिथ फैल रहा था मार्केट में कि अब वेब डेवलपमेंट की जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्डप्रेस के आने के बाद मार्केट में जितनी वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन पहले बन रही थी, उससे कहीं ज़्यादा बनने लगी। और मार्केट में ऐसे डेवलपर की डिमांड बढ़ने लगी जो वर्डप्रेस को कस्टमाइज कर सके या उसे मैनेज कर सके। तो डेवलपमेंट की डिमांड और बढ़ गई, क्योंकि नए टूल्स को हैंडल करना और उसे कस्टमाइज करना एक स्किल बन गया था और एक स्किल होती भी है। ऐसे ही एआई के आ जाने से भी अब मार्केट में डेवलपर की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे डेवलपर की डिमांड बढ़ेगी जो एआई स्किल्स को जानते हैं या जो एआई पे काम कर सकते हैं। एआई के साथ भी ह्यूमन से इस टेक्नोलॉजी को सीखें और अपने स्किल सेट में इंटीग्रेट करें। हम जितना ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी और टूल्स को अपने स्किल सेट में एनहेंस करेंगे, मार्केट में हमारी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करनी होगी। मैं इस रोड मैप को टोटल 6 स्टेज में तोड़ रहा हूँ, जिसमें हमारा सबसे टॉप, अगर हम पेरेंट स्टेज की बात करते हैं, तो हमारा होता क्या है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसको हमने 3 और चाइल्ड कंपोनेंट में तोड़ दिया है, जिसको हमने नाम दिया है बेसिक। ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या सीखना चाहिए बेसिक में। राइट, हमें, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर अप्रोच फॉलो करनी होगी। मैं इस रोड मैप को सबसे पहले जो आना चाहिए वो सीखना है एचटीएमएल। हम बात करते हैं एचटीएमएल। विदाउट एचटीएमएल हम किसी भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट को बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो एचटीएमएल ही हमें एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए। राइट। अब एचटीएमएल में मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप बहुत डेप्थ जाएँ और बहुत सारे टाइम अपना इसमें वेस्ट करें। हम सिर्फ़ इसमें मिनिमम कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, जिससे हमारा एक वेब पेज जो हो, वो डिज़ाइन हो सके या वेबसाइट हमारा बन सके। लाइक हम इसमें हेड टैग के बारे में जानेंगे, टाइटल टैग कैसे काम करता है, हम किस इमेज कैसे ऐड करेंगे, हम फॉर्म कैसे बनाएँगे, हम टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें बटन कैसे क्रिएट करते हैं, बटन पे कैसे हम एक्शंस कॉल कराते हैं, ट्रिगर कैसे काम करता है किसी भी बटन पे, इवेंट कैसे लगते हैं। हम इतनी ही बेसिक चीज़ें सीखेंगे, हम बहुत इन डेप्थ नहीं जाएँगे। ठीक है? बेसिक चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे। अब उस बटन को डिज़ाइन करने के लिए, उसमें कलर्स लगाने के लिए एक फ्रेमवर्क होता है सीएसएस। ठीक है? हम सीएसएस सीखेंगे जस्ट एचटीएमएल के बाद में। ठीक है? जिससे हमारा एक वेब एप्लीकेशन जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें थोड़ी-सी डिज़ाइन करके हमें थोड़ा-सा अच्छा लगने लगेगा, ताकि हमारी जर्नी एटलीस्ट स्टार्ट हो पाए और हम उसमें कुछ यूनिक, लेकिन हम सीएसएस में भी कुछ बॉक्स मॉडल सीख लेंगे, बेसिक चीज़ें हैं, मीडिया क्वेरी जानेंगे जिससे हम एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट क्रिएट कर सकें। ठीक है? कुछ प्रॉपर्टीज़, कलर्स हैं, इमेज हैं, सूडो इफ़ेक्ट है, मीडिया क्वेरी है और एनिमेशन इफ़ेक्ट है, हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। इससे ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मुझे 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेकिन सीएसएस की मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी आज भी याद नहीं है। तो हम अपने फुल स्टैक डेवलपमेंट की जर्नी में सिर्फ उतनी उतनी ही चीज़ें सीखेंगे जिससे हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो अचीव हो सके। हम लोगों सभी का अल्टीमेशन गोल तो ये है कि हमें एक जॉब मिल सके जिससे हम कुछ पैसे कमा सकें या हमारा अर्निंग सोर्स बन सके। ठीक है? और मेरा मानना ये है कि जब हम एक बार कोई टेक्नोलॉजी सीख जाते हैं और हम उसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, तो प्रोजेक्ट के साथ जो लर्निंग होती है वो काफ़ी बेहतर होती है।
तो हम बहुत डेप्थ जाने की ज़रूरत हमें सीएसएस में नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा, जो आती है, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट, ठीक है? एक्चुअल में हमारी वेब डेवलपमेंट की जो जर्नी स्टार्ट होती है, वो जावास्क्रिप्ट सीखने से स्टार्ट होती है, ठीक है? अगर हम बात करें हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या एचटीएमएल सीएसएस पूछे जाते हैं, तो अभी तक जहां मेरे एक्सपीरियंस का आइडिया है, हमारे इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन एचटीएमएल सीएसएस से नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जावास्क्रिप्ट मेजर रोल प्ले करता है और यहाँ से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीखना है और बहुत बेहतर सीखना है। कैसे? हम इसमें जानेंगे कि हम इनपुट टैग्स में कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं, इनपुट टैग में हम वैल्यू सेट कैसे कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी टेक्नोलॉजी में हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं, तो हमें उसमें सेटर और गेटर के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि कैसे किससे वैल्यू हम उसमें सेट कर सकते हैं और कैसे वैल्यू हम गेट कर सकते हैं। फिर हम फंक्शंस बनाना सीखेंगे इसमें। इवेंट कैसे काम करता है, किसी बटन के ट्रिगर पे कोई एक्शन या कोई प्रॉम्प्ट बॉक्स कैसे ओपन होता है, हमें जानना होता है। आगे चल के एडवांस में हम इसमें जावास्क्रिप्ट में मैप फिल्टर फिल्टर एरे के साथ काम करना सीखेंगे, एसिंक अवेट, ठीक है, और एपीआई कॉल करना भी जानेंगे। बेसिकली अगर कोई कहता है कि हम वेब डेवलपमेंट में बिगनर हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एटलीस्ट उसे जावास्क्रिप्ट के बेसिक प्रोग्रामिंग्स आ रहे होंगे, कि इवेंट कॉल करना, एपीआई कॉल करना, या किसी फॉर्म में वैल्यू गेट करना, फॉर्म में वैल्यू सेट करना, ये उसे आ रहा होगा। हम ये मान के चलते हैं, ठीक है? और हम यहीं अगर बात करते हैं टाइप स्क्रिप्ट के बारे में, एक छोटा सा अगर हम ले लेते हैं कि हाँ, टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, तो मैं इसको ऑप्शनल रखता हूँ, क्योंकि अगर हमें जावास्क्रिप्ट आ रही है, तो हम टाइप स्क्रिप्ट को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है? हम इसको ऑप्शनल में रखते हैं, बाद में हम अपनी जर्नी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हम इसको सीख जाएंगे, ठीक है? अगर हम फ्रंट एंड के और आगे की बात करते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट तो सीख लिया, अब हमें क्या सीखना चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के। लाइक आपने नाम सुना होगा रिएक्ट का, एंगुलर का। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है किसी टेक्नोलॉजी को सीखने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिएक्ट सीखें एंगुलर के, क्योंकि रिएक्ट में मार्केट में काफ़ी सारे जॉब अवेलेबल हैं और मार्केट में बहुत हाई डिमांड स्किल थी 2024 में भी, और 2025 में भी रिएक्ट की काफ़ी सारी डिमांड रहेगी, ठीक है? अब आपने जब रिएक्ट सीख लिया है, तब आप इसके अलग फ्रेमवर्क पे मूव ऑन कीजिएगा, लाइक नेक्स्ट जेएस है, जो हमारा और ज़्यादा सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए फॉलो कर रहे हैं। आजकल फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने भी नेक्स्ट जेएस पे भी काफ़ी सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी बनाए हुए हैं, राइट? ये तो हमारा फ्रंट एंड में हुआ। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझसे मिस हो गई है, कि क्या हमें सीएसएस के भी कोई फ्रेमवर्क सीखने चाहिए? अगर आप 2025 से पहले मेरे से मिले होते, तो मैं आपको बूटस्ट्रैप रिकमेंड करता, लेकिन आज की डेट में मैं आपको बूटस्ट्रैप बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको इसकी जगह पे बोलूँगा कि आप टेलबिन सीएसएस सीखें, राइट? टेलबिन सीएसएस सीखें। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टेल सीएसएस, राइट? आप इसको सेल समझ जाइएगा कि हमें टेलबिन सीएसएस सीखना है, ठीक है? इसमें क्या होता है, क्लासेस बनी होती है, जो सीएसएस में हम प्रॉपर्टीज में मेंशन लिखते हैं, हम उसको डायरेक्टली एचटीएमएल में क्लास के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज हम ले लेंगे, तो बेसिक एक डिजाइन लेवल की अच्छी हो जाएगी हमारी, ताकि हम यूजर इंटरेक्टिव वेबसाइट डिजाइन कर सकें, ठीक है? अब ये तो हमारा हुआ एक बेसिक पार्ट हुआ, जिसमें हमने 3 टैग में आपको बताया कि एचटीएमएल हमें जानना है, सीएसएस कितना जानना है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इसमें एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर में, कि हमें एचटीएमएल में हाँ, इतने टैग्स के बारे में जानना है, सीएसएस में एक लिमिटेड है, हमारे किसी में बहुत डेप्थ नहीं जाएँगे। हमें जो डेप्थ में काम करना है, वो जावास्क्रिप्ट जानना है डेप्थ में, और उससे रिलेटेड जब हम उसके फ्रेमवर्क में बढ़ेंगे फ्रंट एंड के रिएक्ट में, तो हमें उसमें डेप्थ में जाना है। रिएक्ट में जैसे कि डोम मैनिपुलेशन कैसे होता है, किसी के एपीआई कैसे कॉल करेंगे, एपीआई के थ्रू डेटा गेट कैसे करेंगे, एपीआई के थ्रू डेटा फेच कैसे करेंगे, यूजर ऑथेंटिकेशन, इन सब के बारे में हमें जानना होगा, ठीक है? अगर हम चाहते हैं कि अब हमें बैकएंड में भी पढ़ना है, तो हमारे पास जो बैकएंड का ऑप्शन है, वो बहुत बेहतर, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, बहुत सारे टूल्स हैं बैकएंड से रिलेटेड, और बहुत सारी मार्केट में नाम है, लाइक हम नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस सीख सकते हैं। नोड एंड एक्सप्रेस, ठीक है? ये भी बेसिकली अगर हमने जावास्क्रिप्ट से अभी फ्रंट एंड में सीखा है और जावास्क्रिप्ट हमें अच्छी सी नॉलेज है, तो हमें नोड एंड एक्सप्रेस सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और हम इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये भी जो फ्रेमवर्क है, वो जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट पे बेस्ड फ्रेमवर्क है। ये बेसिकली हमारा काम क्या करता है बैकएंड के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर हम बात करें बैकएंड में,
तो हमारा जो फ्रंट एंड के टेक्नोलॉजीज होते हैं और जो डेटाबेस होते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। मतलब हमारा ब्राउज़र एचटीटीपी ब्राउज़र कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो हमारा बैकएंड गेट करता है और डेटाबेस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है, और जो डेटाबेस का सर्वर होता है या डेटाबेस है, उससे रिस्पॉन्स गेट करता है और हमारे फ्रंट एंड को समझता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट नॉट लीस्ट कि हमें डेटाबेस सीखना चाहिए। 2025 के हिसाब से अगर हम बात करें तो मोंगोडीबी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हम आपको मोंगोडीबी या माईसीक्वल के बारे में बात करेंगे, इन दोनों में से कोई आपको एक सीखना पड़ेगा। डेटाबेस में बेसिकली वर्क क्या होता है अगर हम बात करें, इसमें हमारे इन्फॉर्मेशंस जो होते हैं डेटाबेस में, या मतलब हमने कोई यूजर क्रिएट किया है तो यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना, हमने कोई वैल्यू गेट की, कोई फॉर्म में वैल्यू सेट की है तो वो स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एआई पॉपुलर है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो उस यूजर की इन्फॉर्मेशन कहीं तो सेव हुई होगी, कहीं तो स्टोर हुआ होगा। तो वो क्या है, किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर हुआ होगा, तो वही डेटाबेस है जिसमें हमें भी अपने कोई भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो हमें उसमें वैल्यू स्टोर करनी होती है। ठीक है। नोड जेएस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम बात करते हैं, नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, जैसे कि जिसमें हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो रन मतलब एग्जीक्यूट होता है। जैसे हम अगर बात करते हैं सी की, तो सी के लिए सी के कोड को रन करने के लिए कंपाइलर होता है। तो बेसिकली नोड जेएस भी एक इन्वायरमेंट है जिसमें हमारा क्या होता है, कोड जो भी हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। एक्सप्रेस जेएस एक रेस्ट एपीआई बनाने के लिए यूज करते हैं। हम ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिस है, जिसमें जेडब्ल्यूटी टोकन भी हम इम्प्लीमेंट करते थे। राइट। हम मोंगोडीबी वाले हैं, मोंगोडीबी या माईसीक्वल की। ठीक है। तो मोंगोडीबी एक नोएसक्यूएल डेटाबेस है जिसका हम यूज करते सीखते हैं जब हम मीन या मर्ज स्टैक सीखते हैं, उसमें हम मोंगोडीबी का यूज करते हैं। माई सीक्वल्स भी हमारा सीक्वल डेटाबेस है, मतलब हम इसमें क्वेरी लिखते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, हम इसमें प्रोसीजर्स बनाते हैं और इनके थ्रू हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। राइट। मोंगोडीबी लाइब्रेरी का यूज करके स्कीमा डिजाइन और वैलिडेशन इंप्लीमेंट करते हैं। एग्रीगेशन पाइपलाइन और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करते हैं इसको सीखने के लिए। ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट जर्नी है। लाइक हम फ्रंट एंड में क्या क्या सीखे, लाइक बैक एंड में हमें क्या क्या सीखे। बैक एंड में हमारे पास कुछ और भी लैंग्वेज या स्टैक हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। लाइक जैसे हमने नोड जेएस सीखा, और हम जैसे कि सबसे पॉपुलर एक और हमारे पास टेक्नोलॉजी के या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएचपी या डॉट नेट। बैकएंड इनके साथ भी जा सकते हैं आप, नोड जेएस या पीएचपी या डॉट नेट, इनको इन टेक्नोलॉजी को भी चूज कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारे इसमें कम्युनिटी डेवलपर भी अवेलेबल है। हम पाइथन भी सीख सकते हैं। ठीक है। वो हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कि पीएचपी के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट कैसा है, डॉट नेट के साथ कैसा, और पाइथन के साथ हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ये हमारा एक कॉन्सेप्चुअल या कह सकते हैं ऑल ओवर के लिए सभी के लिए कॉमन फुल स्टैक डेवलपमेंट का है, जिसे हम इस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करके हम सीख सकते हैं। क्या हमें फ्रंट एंड का डेवलपमेंट और बैक एंड का डेवलपमेंट सीख के हम एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कहला सकते हैं? अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो नहीं, क्योंकि अभी हमारे दो मेजर पॉइंट इसमें छूटे हुए हैं। लाइक कि हमने डेवलपमेंट कर लिया, हमने सारी चीज़ें सीख ली, हमने हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने 2 या 3 प्रोजेक्ट बना लिए। ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट हम दिखाएंगे कैसे, शोकेस कैसे बनाएंगे अपने पोर्टफोलियो या अपने प्रोफाइल में? तो इसके लिए हमें दो एक मेजर चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले एक चीज़ आनी चाहिए हमें गिट एंड गिटहब के बारे में हमें थोड़ा-सा जानना चाहिए। ये एक मर्जिंग टूल्स है, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, जिसके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट के रिपोजिटरी को मैनेज करते हैं। कि मान लीजिए हमारे सपोज कर दिए कि हम किसी दो मेंबर के साथ काम कर रहे हैं, अपनी टीम कलीग के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने किसी दो मॉड्यूल पे काम किया, मेरे कलीग ने दो मॉड्यूल पे काम किया, तो इन दोनों के कोड वो अलग अलग ब्रांच में करके मर्ज करना, और जो उसकी रिपोजिटरी होती है वो गिटहब पे अप्लाई होती है। ठीक है। और ये गिटहब की रिपोजिटरी हम अपने इंटरव्यू में अपने में भी अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये काम किए हैं और मेरे कोडिंग का स्टैंडर्ड क्या है, अगर आप चाहें तो मेरे इस रिपो पे जाके वहाँ देख सकते हैं। और उसे हम अपने सीवी में मेंशन कर देंगे, जिससे हमारे जो सीवी होती है काफ़ी इम्पैक्टफुल बनता है। ठीक है। और एट द एंड नॉट लीस्ट कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट बन गया, हमने रेपो बना लिया, अब हमें अपने प्रोफाइल में मेंशन करना है, तो वो जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है उसको क्या करना होगा, डिप्लॉय करना होगा, मतलब डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट सीखना हमारे लिए बहुत ईजी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे डिप्लॉयमेंट एक साथ सीख लें।
आप बहुत डीप इनसाइट चले जाएँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना था कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उसकी बेसिक डिप्लॉयमेंट लाइक हम होस्टिंगर के थ्रू देख सकते हैं, होस्टिंगर में कैसे हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं, या हम कोई शेयर सर्वर्स में देख सकते हैं, वर्सल्स देख सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन रिएक्ट में है, तो हम वर्सल का डिप्लॉयमेंट सीख सकते हैं, ठीक है? तो आप में से कोई भी स्टार्टिंग के तौर पे अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने के लिए छोटा-मोटा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस जान लें, जिससे आप शोकेस दिखा पाएँ, ठीक है? अब हमने फ्रंट एंड भी सीख लिया, बैक एंड भी सीख लिया, हमने जो प्रोजेक्ट बनाए थे उसको डिप्लॉय भी कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? हमारा रिज्यूमे बिल्डिंग। हम अपने रिज्यूम में जो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट हैं उनको मेंशन करें, और अपने अपने रिज्यूमे से रिलेटेड या अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम एक पोर्टफोलियो बनाएं, जिसमें हम अपनी सारी स्किल सेट को मेंशन करें। अगर हमने कोई लीड कोड पे प्रोग्रामिंग किया है, हमारे कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो सारी चीजें भी हम मेंशन करें। और उसके थ्रू अगर हम किसी कंपनी में एचआर को मेल करते हैं और जॉब प्रोफाइल के लिए, या किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, तो हम उसमें काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है, ठीक है? एट द एंड अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो इंडिया में अगर मैं बात करूं, फुल स्टैक डेवलपमेंट की मिनिमम सैलरी पैकेज जो हो रही है, वो 6 to 12 लाख के बीच में रहती है, एज अ फ्रेशर्स, अगर आप अच्छी कंपनी में ट्राई करते हैं एक मेजर स्किल सेट के साथ, ठीक है? और इनको हम शॉर्ट टाइम में सीख नहीं सकते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप और टाइम देना ही होगा। ये तकरीबन 6 मंथ to 8 मंथ का प्रोग्राम होता है, और करीब करीब इतना समय लग भी जाता है। अगर हम बात अपनी करें तो स्टार्टिंग में मुझे भी करीब करीब 6 मंथ लगा था इन टेक्नोलॉजी को कवर करने के लिए। और कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक टेक्नोलॉजी इस समय करंट एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं तो हम कोई और टेक्नोलॉजी पे स्विच नहीं कर सकते। एक बार आप किसी एक डोमेन्स के एक्सपर्ट हो जाए, या कोई एक टेक्नोलॉजी आपको आ जाए, तो बाद में आप किसी भी डोमेन पे, किसी भी टेक्नोलॉजी पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई फ्रेंड या आपका कोई कलीग या आपका कोई दोस्त कहता है कि भाई ये आप जो सीख रहे हो तो इंडस्ट्री में यूज ही नहीं होता, तो इंडस्ट्री कोई एक दो बंदों की तो इंडस्ट्री है नहीं, वो तो बहुत बड़ी है। और अगर आप कंपनी के रिसर्च करने बैठोगे, तो चाहे स्मॉल स्केल का कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी में मल्टी स्टैक बंदे होते हैं, और मल्टी स्टैक का यूज करके ही वो कंपनी ग्रोथ करती है। मीन्स ये है कि हर टेक्नोलॉजी का यूज हर कंपनी में करीब करीब होता ही होता है, ठीक है? तो जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो वर्सेटाइल होते हैं। आई मीन कि वो अगर कोई मंड्स पे आया है, तो हो सकता है उसको जावा पे काम मिले तो उसे जावा पे करना पड़ेगा, या कोई जावा सीख के आया, उसे डॉट नेट पे काम करना पड़े तो डॉट नेट पे काम करेगा। लेकिन किसी एक पे अगर हम बेहतर कमांड कर पाएंगे, तो फिर हम आगे चल के हम उसको और एक्सप्रेस कर पाएंगे, और चीजें से हम किसी में टेक्नोलॉजी में स्विच करने में या काम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अगर हम डिप्लॉयमेंट में और अच्छी बात करेंगे, तो कुछ एजोर डेवऑप्स के बारे में भी आपने सुना होगा, CI/CD पाइपलाइन के बारे में है। इसके बारे में बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, एक हाई लेवल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये होता क्या है, ये हमें यूज किस में करना है, ये हमें जानना होता है, ठीक है? और सबसे लास्ट क्वेश्चंस जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, कि हमारे दोस्तों ने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था, क्या शुड, इस पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारे फ्रेंड ने क्या क्वेश्चन पूछा था। शुड बी स्विच अ डोमेन, मीन्स क्या हमें डोमेन स्विच कर लेना चाहिए? वेब डेवलपमेंट में कोई जॉब नहीं रहेगी आने वाले 2025 में, या एआई के आ जाने के पास? तो मेरा इसका सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन हाँ, तब है जब आपको नए टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। एआई एक टूल्स है, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। हम लोगों को ट्रेन में या नई चीजें अपनाने के लिए हमें न्यू चीज को हमेशा अडाप्ट करते रहना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग अपना डोमेन चेंज करें या वेब डेवलपमेंट मत सीखें, बिल्कुल सीखें। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। एट द एंड, वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में यूजर एंगेजमेंट भी बनाना चाहिए। आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी मेंशन करना चाहिए जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो काफी इम्पैक्ट रहता है। ठीक है। और हम अपने जर्नी को भी काफी अच्छा बनाएंगे, वेब डेवलपमेंट में सीखते टाइम कभी बोर नहीं फील करते रहेंगे। इससे रिलेटेड आपको करना क्या है, मैं एक टिप्स दूंगा। जैसे आपने HTML सीखा, तो आप क्या करें, HTML से छोटे से कोई प्रोजेक्ट बना लें। आपने CSS सीखा, तो वो जो प्रोजेक्ट आपने सिंपल सा बनाया था, उसमें CSS अप्लाई करके देखें, ठीक है? तो वो प्रोजेक्ट आप CSS से अप्लाई करके देखें, और जो आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करते रहें। जिससे क्या होगा, जो नए कंपनीज के रिक्रूटर हैं या HR हैं, उनके एंगेजमेंट बढ़ेगा, और आपको सीखने में मजा आएगा। कुछ लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्या सीख रहे हो, कैसे सीख रहे हो, कुछ लोग अपने फीडबैक देंगे। तो आपकी जो जर्नी होगी ना, वो काफी इम्पैक्टफुल बनेगी, और आपको भी बोरियत फील नहीं आएगी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो हमें इसमें डेली बेसिस पे काम करने की जरूरत होती है, ठीक है? तो दोस्तों, ये रहा हमारा 2025 का फुल स्टैक डेवलपमेंट रोड मैप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जानें कि क्या हमें 2025 में वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, या हमें इस डोमेन में जाना चाहिए या नहीं। ओके। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट है, तो इसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए माइंडफुल टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।